दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। रोहतक पीजीआई के कर्मचारी का इस्तीफा हुआ वायरल, बोला पीजीआई में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। पुलिस की कस्टडी में युवक की मौत पर मचा हंगामा। भारत में नकली दूतावास खोलकर बनाए 4 फर्जी देश। मनोहरलाल खट्टर ने राजस्थान से लिया सीईटी एग्जाम का आइडिया, पेपर लीक व सवाल रिपीट जैसे जुड़े हैं कई विवाद। एक ऐसा शख्स जिसने ठुकराई 10,000 करोड़ की नौकरी। बीजेपी नेता व स्टार खिलाड़ी दीपक हुड्डा को पुलिस ने बचाया गंगा में डूबने से। हुड्डा बोले मैं तो गया ही नहीं था। अहिरवाल मुद्दा फिर गरमाया, मंत्री आरती राव ने बोला हमला। हरियाणा में पीपी मॉडल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे नियुक्त। दुष्यंत चौटाला बोले नायब सैनी से बेहतर थे मनोहरलाल खट्टर व अनिल विज। बुग्गी लेकर सीएम हाउस पहुंचा हरियाणा का पहलवान। हरियाणा में उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से गरमाई राजनीति। ईडी ने महिंद्रा पर दर्ज किया 1654 करोड़ की गड़बड़ी का केस। राहुल गांधी ने ट्रंप पर निकाली जमकर भड़ास। महिला आईपीएस को कोर्ट ने ससुराल वालों से माफी मांगने का दिया आदेश। 600 ट्रेनी महिला सिपाही रोते चिल्लाते आई बाहर, बोली बाथरूम में लगे कैमरे, डीजीपी भड़के। हाईकोर्ट के माध्यम से युवाओं ने की सीईटी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की मांग। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई में एक कर्मचारी ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि मैं यहाँ फैले भ्रष्टाचार से आहत हो गया हूँ। उसने लिखा कि मैंने बड़े चाव से नौकरी ज्वाइन की थी। अब पीजीआई में फैले भ्रष्टाचार को देखकर मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती है कि मैं यहाँ काम करूँ। इसमें उसने 6 अधिकारियों के नाम भी लिख दिए हैं। उसका लिखा लेटर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो गया है। हालांकि इस मामले में अब उसने सफाई दी है कि मैं किसी अधिकारी के बहकावे में आ गया था, जिस वजह से ऐसा लेटर भेजा गया। वहीं पीजीआई मैनेजमेंट का कहना है कि उसने दूसरी जगह ट्रांसफर रुकवाने के लिए दबाव बनाया है। उसकी दिमागी हालत की जांच करवाई जाएगी। हरियाणा के हिसार में पुलिस कस्टडी में व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस पत्नी की शिकायत पर उसे शराब के नशे में पकड़कर लाई थी और हवालात में बंद कर दिया था। सुबह जब पुलिसकर्मियों ने देखा तो वह मृत पड़ा था। इसकी सूचना मिलते ही एसपी चौकी पहुंचे और मामले की जांच की। उधर इसकी सूचना मिलते ही मृतक के परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मौत का जिम्मेदार बताते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस चौकी को भी ताला लगाकर बंद कर दिया। इस दौरान मृतक के बेटे ने कहा कि उसके पिता की मौत पुलिस की लापरवाही से हुई है। रात को जब उसके पिता को पुलिस ले गई तो वे ठीक ठाक हालात में थे। पुलिस ने इतनी गर्मी में उसे बिना पंखे वाले बैरक में रखा। यहाँ ना तो पानी की सुविधा थी और ना ही कुछ और। रात भर उसे किसी ने नहीं संभाला। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। करीब 3 घंटे बाद उन्होंने चौकी का ताला खोल दिया। उधर मंगाली चौकी प्रभारी एएसआई राकेश कुमार ने बताया कि बैरक में पंखे और कूलर लगे हुए हैं। पूरे मामले की जांच हिसार सीजेएम की निगरानी में की जा रही है। आइए बात करते हैं भारत में हुए बहुत बड़े फर्जी घोटाले की। जी हां, यूपी के गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने छापा मारकर हर्षवर्धन जैन को अरेस्ट किया। उसके पास से वीआईपी नंबर वाली 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। इसके साथ ही अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें भी मिली हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की मोहर लगे नकली पेपर्स और 44,70,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए। एसटीएफ एसएसपी सुशील खुले ने बताया कि हर्षवर्धन केबी 35 केवी नगर में किराए का मकान लेकर अवैध रूप से वेस्ट आर्कटिक दूतावास चला रहा था। वह खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पुलावालिया, लोडोनिया देशों का काउंसिल एम्बेसडर बताता है। हालांकि नामों का कोई भी देश दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों से चलता था। लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई अन्य बड़े लोगों के साथ अपनी मार्फ की हुई फोटो का इस्तेमाल करता था। उसका मुख्य काम कंपनी और प्राइवेट व्यक्तियों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना और सेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना था। हर्षवर्धन के पास से 2 फर्जी प्रेस कार्ड,
2 फर्जी पैन कार्ड, माइक्रोनेशन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, कई देशों की विदेशी मुद्रा, विभिन्न कंपनियों के दस्तावेज और 18 डिप्लोमेटिक नंबर लगी नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए 26 और 27 जुलाई को CET 2025 होने जा रहा है। इस एग्जाम में इस बार रिकॉर्ड 13.48 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसकी न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता 12वीं पास होना है। कुछ पदों के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। हरियाणा से पहले पड़ोसी राज्य राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए CET कराया जा रहा है। वर्ष 2022 में हरियाणा के तत्कालीन CM मनोहर खट्टर ने वहीं से आइडिया लेकर प्रदेश में भी ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए इसे लागू किया था। तब से प्रदेश में यह लागू है। CET को लागू करना कई मायनों में अच्छा रहा, लेकिन कई ऐसे मामले भी हुए जो चर्चा का विषय बने। पेपर लीक या सवाल रिपीट होने जैसे कई विवाद भी हो चुके हैं और इनमें से कुछ का तो निपटारा अभी तक भी नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं 10 करोड़ की नौकरी छोड़ने वाले शख्स की। जी हाँ, सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने एक AI एक्सपर्ट को 4 साल के लिए 10,400 करोड़ की सैलरी ऑफर की, लेकिन AI एक्सपर्ट ने इस सैलरी को ठुकरा दिया। इस एक्सपर्ट का नाम है डैनियल फ्रांसिस, जो अमेरिका की फेमस एबेल कंपनी के फाउंडर है। इस डील का मतलब था कि उन्हें हर साल करीब 2500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा मिलेंगे। मेटा यह बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दे रही थी ताकि डैनियल के बनाए AI एल्गोरिदम और उनकी एक्सपर्टाइज किसी और कंपनी के हाथ न लगे। फ्रांसिस ने इस ऑफर को ठुकराते हुए सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इतने महंगे ऑफर क्यों दिए जाते हैं? दरअसल AI की दुनिया में ऐसे बड़े ऑफर्स अब आम बात हो गए हैं। ChatGPT में रिसर्चर रहे रून बताते हैं कि यह किसी कंपनी को खरीदने जैसा है, जहां आप सीधे किसी बड़े टैलेंट को खरीद लेते हैं। इससे पहले OpenAI के CEO सैम आल्टमैन ने भी खुलासा किया था कि मेटा उनके टेक्निकल स्टाफ को करीब 830 करोड़ रुपए का बोनस देकर लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन उस स्टाफ ने इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया है। आइए बात करते हैं बीजेपी नेता व कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा की। जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि हरियाणा के रोहतक में रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बहने और डूबने से बचा लिया। पुलिस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इस बारे में दीपक हुड्डा ने कहा कि वह तो बिल्कुल ठीक है और हरिद्वार गए ही नहीं, वह रोहतक में ही एक कार्यक्रम में है। दीपक हुड्डा हरियाणा में भाजपा के नेता और हिसार की बॉक्सर स्वीटी बुरा के पति भी हैं। उत्तराखंड पुलिस की ओर से 23 जुलाई 2025 की शाम 4:20 पर एक सोशल मीडिया X पर वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस की ओर से जारी किया गया यह वीडियो कब का है, इसके बारे में पुलिस ने कोई जानकारी शेयर नहीं की है। रेवाड़ी में एक जनसभा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वह हवा बनाने की बात कर रही है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अरे, दक्षिणी हरियाणा ने हवा नहीं बनाई तो किसने बनाई? उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी पूछा कि क्या वे इससे सहमत है, जिस पर समर्थन में प्रतिक्रिया मिली। आरती राव ने दावा किया कि दक्षिणी हरियाणा ने वो राजनीतिक लहर बनाई जो पूरे हरियाणा में फैली, जिससे भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई, नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और वे खुद पहली बार विधायक बनी। इस बयान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि गजब, अहिरवाल की 5 विधानसभा सीटों पर विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी अब पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। अभय यादव की यह टिप्पणी आरती राव के बयान की प्रतिक्रिया मानी जा रही है और इसे भाजपा के अंदरूनी मतभेदों की एक झलक भी माना जा रहा है। रेवाड़ी के बावल में कार्यक्रम संबोधित करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत 6 बार के सांसद हैं, हरियाणा में उनके अलावा कोई नहीं, दक्षिणी हरियाणा के लोगों की ही देन है। 2024 में 2 बड़े पड़ाव थे जो आप लोगों के कारण पूरे हुए। आरती ने इशारों में बताया कि राव के कद का कोई दूसरा नेता हरियाणा में नहीं है।
हरियाणा सरकार अब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कर रही है। राज्य में डॉक्टरों की भारी कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती की चुनौती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रेवाड़ी में बताया कि शुरुआत में प्रत्येक CSC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक गायनोलॉजिस्ट और एक पेडियाट्रिशियन नियुक्त करने का लक्ष्य है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के माध्यम से होगी। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में एक फास्ट रेफरल यूनिट यानी कि FRU भी बनाई जा रही है ताकि गंभीर मामलों में तुरंत इलाज मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। गुरुग्राम में जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूर्व CM मनोहर खट्टर और मंत्री अनिल विज की तारीफ की। वहीं उन्होंने मौजूदा CM नायब सैनी के काम को कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि उनसे अच्छे तो मनोहर खट्टर थे जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तो कंट्रोल कर रखा था। विज यानी कि अनिल विज साहब होम मिनिस्टर थे तो हालात को खराब नहीं होने दिया। इन मुख्यमंत्री की पुलिस अधिकारियों पर नामात्र की पकड़ है। दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ JJP के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सिंगर राहुल फाजिलपुरिया भी रहे। पुलिस कमिश्नर से मिलकर दुष्यंत चौटाला ने फाजिलपुरिया पर हुई फायरिंग के मामले को जल्द ट्रेस आउट करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। एक सवाल के जवाब में दुष्यंत बोले कि अगर दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से मुख्यमंत्री चल रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए, प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं। युवाओं में नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी लेकर जींद के पहलवान रविंदर तोमर CM हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। तोमर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हरिद्वार से गंगाजल लाकर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने रविंदर तोमर का शाल देकर सम्मान किया और नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए प्रोत्साहित भी किया। दरअसल युवाओं में बढ़ती नशे की लत को देखते हुए कबड्डी पहलवान रविंदर तोमर ने युवाओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने हरियाणा की राजनीति में हलचल मचा दी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे किसान मुद्दों पर सवाल उठाने का परिणाम बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफे को आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि धनखड़ से उनके अच्छे संबंध रहे हैं और स्थिति तब स्पष्ट होगी जब इसका खुलासा होगा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला और विधायक आदित्य देवीलाल का भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बयान है। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें वह एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी सरकार से किसान आंदोलन को लेकर उनकी मांगों के बारे में सवाल कर रहे हैं। वीडियो में जगदीप धनखड़ कहते हैं कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। आपसे मेरा आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपा करके मुझे बताएं, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया था तो क्या वायदा निभाया गया? वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था और इस वर्ष भी आंदोलन है। कालचक्कर घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मायंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियों पर ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। यह मामला करीब 1654 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन से जुड़ा है। ईडी को जानकारी मिली थी कि मेसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों होलसेल कैश एंड कैरी के नाम पर मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थी। ये विदेशी निवेश यानी कि FDI की नीति के खिलाफ है। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने कंपनी के कुछ दस्तावेज और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन शुरू कर दी है। यह देखा जा रहा है कि क्या महिंद्रा ने विदेशी फंड्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया या नियमों को दरकिनार किया। ये बात करते हैं राहुल गांधी के बड़े बयान की। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराया है। वह कौन है? यह उनका काम नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुप है। उन्होंने एक बार भी ट्रंप के दावों का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? कैसे बताएंगे कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ समझौता करवाया है? संसद में मानसून सत्र में भाग लेने के बाद राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा की थी। पीएम मोदी यह नहीं कह सकते, लेकिन यह सच है और पूरी दुनिया जानती है।
जो लोग खुद को देशभक्त कहते हैं वे भाग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आईपीएस अधिकारी को अपने पूर्व पति और ससुराल वालों से बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया। अधिकारी ने वैवाहिक विवाद में पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई झूठे क्रिमिनल केस दर्ज करवाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी मामलों को भी रद्द कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमों की वजह से पति को 109 दिन और उसके पिता को 103 दिन जेल में बिताने पड़े। उन्होंने जो कुछ सहा उसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती है, इसलिए आपको बिना शर्त के माफी मांगनी होगी। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गई। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। एक महिला सिपाही ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए हैं, क्या उनको वापस किया जाएगा? अब क्या होगा? कल कुछ अफसर आए थे, वो खरी खोटी सुनाकर चले गए। महिला सिपाही ने यह भी कहा कि ट्रेनिंग सेंटर में 360 लड़कियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन 600 लड़कियां रह रही हैं। हंगामे की सूचना मिलते ही अफसरों के हाथ पांव फूल गए। कारण यह है कि जिस पीएससी टावर में ट्रेनिंग चल रही है वहां सीएम योगी का कार्यक्रम होना है। इसके लिए योगी गोरखपुर पहुंच चुके हैं, इसलिए हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनर और एडीजी समेत पुलिस के सीनियर अफसर तुरंत मौके पर पहुंच गए। महिला सिपाहियों को समझाकर अंदर ले गए। अफसरों ने करीब 5-6 घंटे तक महिला सिपाहियों को समझाया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिलाओं ने बाथरूम की गैलरी में लगे कैमरे हटवाने की मांग की। इसके बाद मामला शांत हो गया। आइए बात करते हैं सीईटी की परीक्षा को लेकर क्यों परेशान है युवा। जी हां, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित की जा रही सीईटी की परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर आयोग को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने तथा एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था, सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड किए थे, फीस का भुगतान भी किया और फॉर्म को अंतिम रूप से जमा भी करवा दिया था। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश भी पारित करे ताकि परीक्षा से वंचित रहने वाले लाखों बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।